डेट आज 19 अप्रैल 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है सी ककम्बर। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है रामनाथपुरम। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है अट्टनगराई। इसकी प्रोनाउंसिएशन तमिल भाषा में कुछ और भी हो सकती है। तो ये अट्टनगराई जो प्लेस है, यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड ने 150 किलोग्राम सी ककम्बर को पकड़ा है, सीज किया है, जब्त किया है। इलीगली यहाँ पे लोग इसको ट्रांसफर कर रहे थे, इलीगल ट्रैफिकिंग कर रहे थे सी ककम्बर की। तो सी ककम्बर क्या है इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले आप ये जान लो इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। वैसे आप जानते होंगे, देखो जो हमारा इंडिया है, इंडिया का जो कोस्टल एरियाज़ है, ये जो समुद्री तट का इलाका है, इस कोस्टल एरियाज़ में जो यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है उस फोर्स का नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड। जो हमारा टेरिटोरियल वाटर है, कंटिगुअस जोन है या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यहाँ पे पूरा हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड रक्षा करती है। कोई यहाँ पे घुसपैठिया अंदर ना आ जाए, कोई आतंकवादी ना आ जाए। देखो जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसको कब बनाया गया था? 1977 में। 1977 में बनाया गया था इसको। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए कोस्ट गार्ड एक्ट बनाया था एक 1978 में, पार्लियामेंट ने पास कर दिया था। तो इस एक्ट से ये पावर लेती है कोस्ट गार्ड, जो हमारी जो एजेंसी है, रिसर्च एंड रेस्क्यू करती है, ये एनफोर्समेंट एजेंसी भी है। मेरिन जो इलाका है हमारा समुद्र तट के आसपास, कोस्टल एरियाज के आसपास, वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इसका मोटो है, जो इसका मोटो भी यही है कि वी प्रोटेक्ट यानी कि हम रक्षा करते हैं। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है इंडियन कोस्ट गार्ड? इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है जो उसके अंडर काम करती है, रक्षा मंत्रालय के अंदर। तो ये बात आपको याद रखनी है इंडियन कोस्ट के बारे में, इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। अब आते हैं सी ककम्बर के बारे में। ये देखो इसके नाम में जो ककम्बर आया हुआ है, क्योंकि इसकी जो शेप है ना, जो इसका आकार है, वो ककम्बर यानी कि ककड़ी जैसा है। ककड़ी तो खाई होगी आपने कभी जीवन में, ककड़ी, खीरा ककड़ी जो होती है उसे ककम्बर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ककम्बर जैसा इसका आकार है, इसलिए इसको बोलते हैं ककम्बर। नाम में है इसके ककम्बर। और ये है सी ककम्बर, यानी कि समुद्र में पाया जाता है, ये सी में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया सी ककम्बर। और याद रखना ये एक एनिमल है, पशु की कैटेगरी में आता है। एक लार्जर एनिमल ग्रुप है जिसका नाम है एकिनोड्रम। एकिनोड्रम जो एनिमल कैटेगरी है उसी का पार्ट ये है सी ककम्बर। और ये इनवर्टेब्रेट है। इनवर्टेब्रेट का मतलब ये है कि इसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है और सी फ्लोर में ये रहता है। जैसे ये समुद्र है, मान लो ये समुद्र है, ये पानी भरा हुआ है, ये समुद्र का पानी यहाँ तक है, लेकिन जो ये सी फ्लोर है, समुद्र का नीचे का तल, वहाँ पे पाया जाता है। और इस समुद्र के नीचे के तल को ना बेंथिक जोन भी बोलते हैं, बेंथिक जोन। इसलिए इसको ना बेंथिक एनिमल भी बोलते हैं, क्योंकि ये बेंथिक एरियाज में पाया जाता है, सी फ्लोर पे पाया जाता है। तो ये याद रखना है इसके बारे में। जो इसकी शेप है ककम्बर की तरह की होती है। और इसके जो फिट हैं, यानी कि जो इसके पैर हैं, वो ट्यूब की तरह होते हैं। आराम से ये मूवमेंट करता रहता है इस ट्यूब जैसे पैरों से। सी ककम्बर की लगभग 1250 स्पीसीज पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की। और ये इसकी टेक्सोनोमिक जो क्लास है वो है होलोथुरोडिया नाम की इसकी क्लास है, जिससे बिलोंग करता है। सारे के सारे जो मैरीन इन्वायरमेंट है पूरे वर्ल्ड में, उन सब में ये सी ककम्बर पाया जाता है। सैलो से लेके डीप सी इन्वायरमेंट में पाया जाता है। यानी कि अगर समुद्र का पानी मान लो यहाँ पे कम है तो वहाँ पे भी पाया जाता है, सैलो एरिया में, मतलब कम गहरे पानी में भी, डीप सी में भी, गहरे समुद्र में पाया जाता है। जनरली बेंथिक एरियाज में पाया जाता है, यानी कि नीचे ओशियन फ्लोर पे, ओशियन का जो फर्श है नीचे, समुद्र का फर्श, वहाँ पे पाया जाता है। ये जो एक्सक्रीट करता है, यानी कि जो ये वेस्ट निकालता है अपनी बॉडी से, वो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन और फास्फोरस निकालता है, जिसकी वजह से यहाँ जो प्रोडक्टिविटी है बेंथिक बायोटा की वो बढ़ जाती है। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है इसकी वजह से। रिप्रोडक्शन कैसे करता है ये, बच्चे कैसे पैदा करता है ये रिप्रोडक्शन? देखो ये दोनों तरीके से करता है, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और देखो
बहुत सारे एनिमल है जो टेरेस्ट्रियल एनिमल जो सी में पाए जाते हैं या टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, उनसे अलग एक अलग तरीके से ये रिप्रोडक्शन करता है। जो फीमेल होती है ना, फीमेल सी ककम्बर, वो अपना एग पानी में छोड़ देती है, और जो मेल सी ककम्बर होता है वो अपना स्पर्म छोड़ देता है, और फिर पानी में ये कहीं एग और इसका स्पर्म मिल जाते हैं, और फिर ये फर्टिलाइज हो जाते हैं और ये सी ककम्बर पैदा हो जाते हैं। इस तरह से भी होते हैं ये। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो हमारा 1972 का, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। हर साल क्वेश्चन आता है, लगभग हर साल। पिछले 5 साल का क्वेश्चन देखोगे उठा के 3 से 4 बार पूछा गया इससे। तो आपको डिटेल में पढ़ना है तो जो इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट है वहाँ पे इसका लेक्चर मिल जाएगा पूरे डिटेल में इस एक्ट के बारे में। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें कई सारे शेड्यूल हैं। पहले इसमें 6 शेड्यूल हुआ करते थे, अब 6 शेड्यूल घटा के ये अमेंडमेंट कर दिया, अब 4 शेड्यूल है इसमें। तो उसका जो फर्स्ट शेड्यूल है, पहले शेड्यूल में ये इसको लिखा गया है, मतलब इसके बारे में रजिस्टर किया हुआ है। तो शेड्यूल 1 में आता है ये सी ककम्बर। और जो साइट्स है, साइट्स क्या है इसके बारे में भी देखो, इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे डिटेल में लेक्चर मिल जाएगा साइट्स के बारे में। एक ये ट्रीटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, कन्वेंशन है, पूरा नाम है इसका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीसीज या इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्लोरा। वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट एंड ट्री, फोना का मतलब इसमें एनिमल्स वगैरह आते हैं। तो ये कंजर्वेशन करती है, संरक्षित करती है जंगली पशु पक्षियों को और आपके प्लांट और ट्रीज को। इसकी भी 3 अपेंडिक्स हैं, अपेंडिक्स 1, 2, 3 लिस्ट हैं। उसके अपेंडिक्स 2 में आता है ये सी ककम्बर, यानी कि इसको संरक्षित करने के लिए प्रयास करती है पूरे वर्ल्ड वाइड साइट्स सी ककम्बर के लिए। तो यही था इसके बारे में। और ये साइट्स कब बना था इसके बारे में भी जान लो। ये देखो 1963 में इसके लिए रिजोल्यूशन लाया था, IUCN की मीटिंग हो रही थी। IUCN क्या है देखो, IUCN साइट्स CMS ये क्या है, इनके बारे में एक लेक्चर बना हुआ है डिटेल में, इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो IUCN की मीटिंग हो रही थी 1963 में, रिजोल्यूशन लाया गया। फिर ये 1973 में साइन के लिए रखा गया, साइंड किया बहुत सारी कंट्रीज़ ने, फिर 1975 में लागू हो गया। इस कन्वेंशन का पार्ट इंडिया भी है, याद रखना। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है साइट्स का, एज ए एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लास्टोमाइकोसिस, ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्लास्टोमाइकोसिस क्या है, एक बीमारी है। इसकी वजह से अभी US में देखा गया कि एक पर्सन की मौत हो गई और वहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हुए इस बीमारी से, ब्लास्टोमाइकोसिस से। देखो ये बीमारी किससे होती है ये आपको पता होना चाहिए। ये फंगस है, ये देख रहे हो जो आप, फंगस है ये, फंगस या फंजाई बोल सकते हो, कवक बोलते हैं हिंदी में, कवक या फफूंद भी बोल सकते हो। तो ये फंगस है जो, इस फंगस का नाम क्या है, ब्लास्टोमाइसिस। ये ब्लास्टोमाइसिस नाम की एक फंगस है, इसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो जाता है और इस इन्फेक्शन को, इस बीमारी को बोलते हैं ब्लास्टोमाइकोसिस। ये जनरली मॉइस्ट सॉइल में पाई जाती है, मतलब जिस सॉइल में नमी होती है, पानी होता है जिस मिट्टी में, उसमें ये पाई जाती है ये फंगस। और ये वुड को भी डिकम्पोज कर देती है, जो लकड़ी है उसको भी ये ख़त्म कर देती है धीरे धीरे। अगर लकड़ी पे लग जाए, जो गीली लकड़ी होती है उस पे लग जाती है फंगस, तो उसको भी डिकम्पोज कर देती है। ये मिड वेस्टर्न, साउथ सेंट्रल और साउथ ईस्टर्न स्टेट्स में पाई जाती है US के। अमेरिका में जनरली पाई जाती है, अमेरिका का जो एरिया है वहाँ पे। ट्रांसमिशन कैसे होता है इस इन्फेक्शन का, देखो जनरली ये क्या है, फंगस, इसके माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स होते हैं, वो एयर में फैल जाते हैं, हवा में फैल जाते हैं और हवा में फ्रीली ट्रैवल करते रहते हैं। इसके छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं, वो फ्रीली ट्रैवल करते रहते हैं। और जब इनके कोई संपर्क में आता है, जैसे मान लो ह्यूमन यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ पे एयर में है, यहाँ से आदमी गुजर रहा है, तो आदमी जैसे ही इनहेल करेगा, सांस लेगा, तो सांस के द्वारा ये स्पोर्स अंदर चले जाते हैं। जब भी इन ब्लास्टोमाइकोसिस के कॉन्टेक्ट में आता है तो फिर ये बीमारी हो जाती है। लेकिन देखो ये एनिमल से पीपल में ये नहीं फैलती है, जनरली एनिमल से पीपल में ये नहीं फैलती है, कंटेजियस नहीं है। कंटेजियस का मतलब फैलना, स्प्रेड होना, तो ये नॉट कंटेजियस है फ्रॉम एनिमल टू पीपल, एयर के द्वारा। इसके सिम्टम क्या होते हैं, देखो चाहे एनिमल में ये बीमारी हो जाए या ह्यूमन में हो जाए, दोनों में सिम्टम लगभग सिमिलर होते हैं,
सिम्टम मतलब लक्षण, जब कोई बीमारी होती है तो उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या सिम्टम होते हैं? बुखार हो जाता है, फीवर, कफ होती है, खांसी, सांस लेने में परेशानी होती है, डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग में, मसल्स एक्स होता है, एक का मतलब दर्द, मसल्स का मतलब जानते हो मांसपेशियों में दर्द होता है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? देखो ये दवाई आती है इसके लिए, टैबलेट वगैरह होती हैं, इट्राकोनाजोल, ये देखो एजोल जिसमें लग जाए ना, एजोल, ये दवाइयाँ जनरली फंगस के लिए होती हैं, फंगस से जो बीमारी होती है उनके लिए होती हैं। ये एजोल जिसमें लगता है, क्रीम में भी होती है, बहुत सारी क्रीम आती हैं जो फंगस को ख़त्म करने के लिए होती है, जैसे खुजली वगैरह हो जाती है ना, खुजली वगैरह ईचिंग, ये सब फंगस से होती हैं। और ये जो एजोल नाम की कोई भी दवाई आती है उसके पीछे हो, ये फंगस के लिए होती हैं, इन्हें ठीक करने के लिए। और भी कई सारी 4 दवाइयाँ न्यूज में थी फंगस के लिए, वो हमने डिटेल में डिस्कस की थी, जैसे एक्टिनोड्रम है, ये आपकी एक्टिनो कैंडिडा नाम की एक दवाई है जिनमें एजोल्स आता है, ये तो ये पोलिन्स नाम की दवाई है, कई सारी डिस्कस की थी हमने, न्यूज में है। अगर पूछा जाए तो किसके लिए यूज होती हैं? फंगस के लिए यूज होती हैं दवाइयाँ, तो आपको पता होना चाहिए। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है फार्म डिस्ट्रेस इंडेक्स, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस जीएस पेपर 3 के लिए भी। देखो साइंटिस्ट हैं कुछ, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। इस इंस्टीट्यूट ने ये इंडेक्स जारी की है। इसने इंडेक्स में क्या देखा है? इसमें देखा है कि जो फार्मर हैं उनको क्या परेशानियां हैं, और परेशानियां जो हैं इनका कुछ महीने पहले ही पता लगाया जा सके कि आगे चल के 2-3 महीने बाद किसानों को क्या डिस्ट्रेस आने वाला, क्या परेशानी आने वाली है। तो एक तरह से ये जो इंडेक्स है अर्ली वार्निंग सिस्टम है, पहले से ही चेतावनी देते था ये इंडेक्स। इसमें 21 क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसानों से, उनके फाइनेंशियल, इमोशनल और अदर पैरामीटर के आधार पे, और ये इंडेक्स बताती है कि कम से कम 3-4 महीने पहले बता देती है कि 3-4 महीने के बाद क्या क्या डिस्ट्रेस, क्या क्या परेशानियां झेलने को मिल सकती हैं किसान को, मतलब उसकी कंडीशन के आधार पे। तो जो इंस्टीट्यूट है जो जारी करता है, इस इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ लो, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ये 1985 में बनाया गया था, 1985 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे? हैदराबाद में है। और ये किसके अंडर काम करता है? आईकार के अंदर। आईकार क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर काम करता है ये इंस्टीट्यूट। ये जो काउंसिल है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये आज़ादी से पहले से काम कर रही है। 1929 में बनाया गया था इसको। आज़ादी के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर काम करती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? आई काउंसिल का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का, आईकार का, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये बातें आपको याद रखनी है इन दोनों के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए भी। जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, वो 20 से लेके 21 अप्रैल तक न्यू दिल्ली में फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कराएंगे। मतलब एक मीटिंग अरेंजमेंट होगी जो ग्लोबल होगी बुद्धिस्ट के लिए, जो बुद्धिज़्म धर्म है इसको प्रमोट करने के लिए भी, और जिन कंट्रीज़ में बुद्धिज़्म को अपनाया जाता है, बुद्धिज़्म को फॉलो किया जाता है, उन कंट्रीज से हमारे कल्चरल रिलेशन बढ़ाने के लिए ये मीटिंग कराई जाएगी, समिट कराया जाएगा न्यू दिल्ली में 20 से 21 अप्रैल। कौन कंडक्ट करा रहा है इसे? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो सांस्कृतिक मंत्रालय हमारा वो, और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, ये बुद्धिज़्म को प्रमोट करती है इंटरनेशनली, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, ये समझ लो, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन। तो ये दोनों मिलकर इसको आयोजित करा रहे हैं, कंडक्ट करा रहे हैं। थीम क्या है इसकी? रेस्पॉन्सेज टू कंटेम्प्ररी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू प्रैक्टिसेस। एम क्या है? एम यही है कि हमारे इंडिया के और दूसरी कंट्री के साथ कल्चरल, सांस्कृतिक, डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक संबंध, रिलेशनशिप को बढ़ाया जाए एक दूसरी कंट्री के साथ, क्योंकि इंडिया में बुद्धिज़्म का जन्म होता है और इंडिया से बुद्धिज़्म की इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस पता लगती है। तो इसकी सिग्निफिकेंस को आगे भी बढ़ाया जाए और एक दूसरे कंट्री के बुद्धिज़्म के आधार पे कल्चरल और डिप्लोमेटिक रिलेशन को बढ़ाया जाए, इन्हेंस किया जाए, ये इसका लक्ष्य है इस समिट का कराने का। तो देखो बुद्धिज़्म के बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए, और लगभग हर साल एक क्वेश्चन तो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म से आता ही आता है, हर साल आएगा, हर साल आता ही है, प्रीलिम्स में, मेंस में भी पूछा ही जाता है लगभग।
तो बुद्धिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ना हो, जैनिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ना हो, आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हो पूरा डिटेल में। 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर है पूरा, कहीं से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा बुद्धिज्म से या जैनिज्म से, तो आप वहाँ जाके लेक्चर देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल पंचायत अवार्ड्स एंड जीएस निर्णय। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए। प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस, किसके लिए? पंचायत एंड नेशनल पंचायत अवार्ड न्यू दिल्ली में प्रेजेंट करने के लिए। देखो हर साल जो भी पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप जानते हो, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल करने के लिए जिस भी गांव की पंचायत ने अच्छे कदम उठाए हैं, अच्छे प्रयास किए हैं, तो उसके लिए उसे अवार्ड दिया जाता है, नेशनल पंचायत अवार्ड। तो ये अभी कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, मतलब एक तरह से शुभारंभ किया है, इनॉग्रेशन किया है, इसका उद्घाटन किया है, इसलिए न्यूज में है। जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत होती हैं उनको असेस किया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है कि उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अटेनमेंट करने के लिए, हासिल करने के लिए क्या परफॉर्मेंस दिए, उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। पहली बार ये 2011 में अवार्ड दिए गए थे, 2011 से एनुअली दिए जाते हैं, हर साल दिए जाते हैं। इसके लिए एक बुकलेट भी जारी की है, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन वर्क्स ऑफ अवार्डी पंचायत, मतलब जिसको भी अवार्ड मिलता है ना पंचायत को, उसके लिए एक बुकलेट है, उस बुकलेट में उसका नाम दर्ज किया जाता है कि उसने क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाई हैं पंचायत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है जो, ये सेलिब्रेट करती है नेशनल पंचायत अवार्ड वीक। देखो इस साल 17 से लेके 21 अप्रैल 2023 तक सब एक सप्ताह तक सेलिब्रेट किया जा रहा है ये नेशनल पंचायत अवार्ड। और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, अपने आज़ादी के, देखो अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, इसके उपलक्ष्य में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव 1 साल तक सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी के अंडर ये नेशनल पंचायत वीक, नेशनल पंचायत अवार्ड वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं 17 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक। और ये चलेगा कब तक? 21 अप्रैल के बाद नेशनल पंचायत राज डे आता है 24 अप्रैल को। तो आपको देखो ये याद रखना है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है? हर साल 24 अप्रैल को आता है नेशनल पंचायत राज डे। और एक डेट और इम्पोर्टेंट है 21 अप्रैल, इस दिन देखो सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, लोक सेवा दिवस, सिविल सर्विस डे, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, तो ये सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। तो ये दोनों आपको डे याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डे हैं ये। अब जो जीएस निर्णय है ये क्या है? देखो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने जीएस निर्णय जो एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है, निर्णय का मतलब ये है नेशनल इनिशिएटिव फॉर रूरल इंडिया टू नेविगेट, इनोवेट एंड रिजॉल्व पंचायती डिसीजन। देखो पंचायती राज में जो भी कामकाज होते हैं उनके लिए इनोवेशन आए और उनके कोई डिसीजन उनको रिजॉल्व किया जाए, इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है। ये रूरल कम्युनिटी को एम्पावर करेगी, जो ग्रामीण क्षेत्र में समुदाय के लोग रहते हैं, कोई भी लोग रहते हैं, उनको एम्पावर करेगी, उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस ऐप पे, ग्राम सभा में क्या डिस्कस किया गया, क्या क्या डिसीजन ले आया है, क्या क्वेरीज हैं, किस तरह से रिजोल्यूशन किया जा सकता है, ग्राम सभा ने क्या कदम उठाए हैं, ये सारी जानकारी इस मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगी। जैसे आपकी व्हाट्सअप की ऐप है, यूट्यूब की ऐप है, ऐसे एक एप्लीकेशन होगी ये जीएस निर्णय की, इस पर सारी जानकारी मिलेगी ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा तो आप जानते हो क्या है ग्राम सभा? देखो किसी गांव में, किसी विलेज में जितने भी लोग वोट करने के काबिल हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर है और उनकी वोट बन गई है, वो सब, चाहे आदमी या औरत, उन सबको मिला के ग्राम सभा बोलते हैं। समझ गए? इसमें बच्चे नहीं आएंगे जो 18 साल से नीचे हैं, यानी कि जो 18 साल से ऊपर है और जिन्हें वोट देने का अधिकार है, वो सब आते हैं ग्राम सभा में। एक देखो इससे पहले एक स्वामित्व स्कीम भी लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने। इसमें क्या करते हैं, इसमें ड्रोन सर्वे की जा रही है। ड्रोन होता है ना छोटा सा हेलीकॉप्टर, उसके द्वारा सर्वे की जा रही है गाँवों में। इसमें 2,35,000 से ज़्यादा गाँवों में सर्वे की जा चुकी है। और इसमें ना सर्वे करने के बाद एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा, भू आधार कार्ड। आधार कार्ड दिया जाता है भूमि का, भूमि आधार कार्ड बोल सकते हो, भू आधार कार्ड। इसमें 6,62,000 लगभग पंचायत हैं, जो विलेज हैं, सॉरी गांव हैं, जो उनमें से लगभग 6,57,000 6.57 लाख जो विलेजेज हैं, गांव में लगभग 95% गाँवों में ये भू आधार ये लागू किया जा चुका है। इसमें भू आधार को
यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये अल्पिन प्रोजेक्ट, इसमें क्या है, एक नंबर दिया जाता है हर एक भूमि को, कि जिसके भी नाम पे भूमि है उसके लिए एक नंबर है। तो इसमें इसलिए दिया जाता है ताकि देखो लोगों में झगड़ा होता रहता है ना भूमि के नाम पे, कि मान लो किसी का खेत यहाँ पे, किसी का यहाँ पे, तो ये बाउंड्री के लेके झगड़ा होता रहता है। कोई मान लो इधर बढ़ा देता है बाउंड्री, कोई इधर बढ़ा देता है, तो आपस में झगड़े होते रहते हैं। झगड़े ना हो ज़मीन के नाम पे, कहीं रेजिडेंशियल एरिया पे भी झगड़े होते रहते हैं ज़मीन को लेके, तो वो झगड़े ना हो और फ्रॉड ना हो, कोई किसी की ज़मीन को ऐसे ना बेच पाए। तो सारी ज़मीन गवर्नमेंट के पास रजिस्टर हो ऑनलाइन, इसके लिए प्रोजेक्ट, और उसका एक आधार कार्ड हो भूमि का भी, जैसे आदमी का होता है। तो इसके लिए प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, अल्पिन प्रोजेक्ट। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। आईआईटी मद्रास है जो, इसने एक रिसर्च की है, उसमें पाया गया जो सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके द्वारा हम ऑयल निकाल सकते हैं। देखो ऑयल और गैस कहाँ निकलते हैं आपको पता है, ज़मीन में बहुत सारे रिजर्व होते हैं, मतलब बहुत सारी खदान होती हैं, भंडार होते हैं, उसमें ऑयल और गैस मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑयल और गैस कई बार इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है आप जानते हो? विस्कोसिटी, देखो पानी की बात करें हम, पानी, और एक जगह ले लें हम तेल, सरसों का तेल ले लें, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा है, पानी की या ऑयल की? जो सरसों का तेल है, सरसों का तेल की, यानी कि जो गाढ़ापन बोल सकते हो, गाढ़ापन किसका ज़्यादा है? सरसों का तेल का, और पानी का कम है। इसी तरह से जो ये ऑयल मिलता है, पेट्रोलियम वगैरह या गैस, इसकी विस्कोसिटी जो रिजर्व के अंदर ज़्यादा होती है। और जब आपको पता है विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, जैसे मान लो यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ पे तेल डालें एक बूंद और एक बूंद पानी की, तो ज़्यादा कौन चला जाएगा यहाँ से फिसल के? जल्दी पानी जाएगा ना फिसल के। ऑयल एक जगह ही लगभग रहेगा, अगर ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो फिसलना शुरू हो जाएगा, मूवमेंट शुरू हो जाएगी। लेकिन पानी की अगर एक दो बूंद भी डालोगे तो फिसलना शुरू हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। तो जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है वो कम फैलता है, जिसकी कम होती है वो जल्दी से फैल जाता है। तो ये ना निकालना मुश्किल हो जाता है विस्कोसिटी ज़्यादा होने की वजह से। अब जो सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये अगर हम यहाँ पे रिजर्व में डालें अंदर, तो ये क्या करता है, ऑयल और गैस की जो विस्कोसिटी होती है उसको कम कर देता है। तो कम करने के बाद आसानी से और ऑयल और गैस को हम निकाल सकते हैं रिजर्वियर से, जो भंडार होता है अंदर। तो सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? देखो CO2 आप जानते हो, CO2, ये CO2 ही है, लेकिन सुपर क्रिटिकल CO2 है। सुपर क्रिटिकल CO2 कब बनती है? देखो अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे देखें CO2 को, तो ये क्या है, गैस की फॉर्म में होती है, एक गैस है ये CO2। लेकिन अगर इसको क्रिटिकल टेम्परेचर पे रखा जाए और क्रिटिकल प्रेशर पे, क्रिटिकल प्रेशर या क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होते हैं? देखो किसी भी सब्सटेंस के लिए, कोई भी पदार्थ है, मान लो गैस, ये CO2 गैस, अगर इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या पर्टिकुलर प्रेशर पे रखें, प्रेशर का मतलब दबाव बोलते हैं हिंदी में, और टेम्परेचर मतलब तापमान, तो एक तापमान और दबाव पे, टेम्परेचर प्रेशर पे रखा जाए, और उस टेम्परेचर और प्रेशर पे ये गैस ना रह के इसकी फॉर्म चेंज हो जाए, ये गैस ना रहे, या तो लिक्विड में चेंज हो जाए थोड़ा, या लिक्विड और गैस के बीच में थोड़ा रहे, ना तो लिक्विड है ना ही गैस है, लिक्विड मतलब तरल पदार्थ पानी की तरह, तो ये ना तो गैस ही रहे ना लिक्विड रहे, इसकी फॉर्म चेंज हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे कि ये सुपर क्रिटिकल CO2 हो गई, सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को सुपर क्रिटिकल बनाने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? इसके लिए चाहिए क्रिटिकल टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस या उससे अबव, और क्रिटिकल प्रेशर चाहिए 73 एटमॉस्फेयर। देखो प्रेशर की जो SI यूनिट है, SI यूनिट का मतलब स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड इकाई, जैसे आप मान लो ये प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाओगे तो इसको नापोगे ना, डिस्टेंस को, दूरी को, किस में? किलोमीटर में नापते हो आप, किलोमीटर में। ऐसे ही आप प्रेशर को किस में नापते हो? इसकी SI यूनिट है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, वो है पास्कल, पास्कल। लेकिन क्या है, बहुत ज़्यादा जब प्रेशर होता है तो उसको बार में नापते हैं, बार में, क्योंकि एक बार बराबर होता है 1,00,000 पास्कल, 1,00,000 पास्कल, पास्कल को PA लिखते हैं। और एक बार में अगर एटमॉस्फेयर की बात करें, ये एक एटमॉस्फेयर होता है, एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है लगभग 0.96 लगा दो इसमें प्लस, जैसे 73 एटमॉस्फेयर है,
अगर इसको बार में लिखेंगे हम तो आ जाएगा 73.96 या 98 करके कुछ बार में आ जाएगा। तो ये एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है उसको नापने की एक यूनिट है, ATMB, एटमॉस्फेयर है इसका मतलब। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे प्रेशर की जो SI यूनिट है वो पास्कल है, याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए स्टैंडर्ड यूनिट क्या है प्रेशर की तो वो है पास्कल। लेकिन बार भी है, एक बार में कितना पास्कल होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। और पास्कल का मतलब क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इतना वैसे डिटेल में फिजिक्स पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, जितना यहाँ पे ज़रूरी है बस वही पढ़ लो। तो एक क्रिटिकल प्रेशर इसका 73 एटमॉस्फेयर और क्रिटिकल टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस पे अगर रखें इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड को, तो इसकी स्टेट चेंज हो जाती है, तो बन जाता है सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या क्या बेनिफिट होते हैं इसके? पहला बेनिफिट तो यही हुआ जो हमने देखा, ऑयल गैस को निकाल सकते हैं। और दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, मतलब एब्जॉर्व किया जा सकता है, इसकी वजह से हेल्प करता है ये। दूसरा यही है, जो ऑयल रिकवरी है वो बढ़ जाती है, यानी कि अगर मान लो किसी ऑयल वेल से, यानी कि कहीं पे तेल के कुएं पाए जाते हैं भंडार, वहाँ पे क्या है, इसको विस्कोसिटी को कम कर देता है ये ऑयल की को, और आसानी से वहाँ से ऑयल निकाला जा सकता है। एक मेथड और है सैग इंजेक्शन अप्रोच, सरफेक्टेंट अल्टरनेटिंग गैस इंजेक्शन अप्रोच। इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को इंजेक्ट किया जाता है रिजर्वियर में, जैसे बॉडी में इंजेक्शन लगाया जाता है ऐसे ही बहुत सारे सिलेंडर में गैस भरी होती है, रिजर्वियर के अंदर इंजेक्ट की जाती है, डाली जाती है CO2, और ये वहाँ पे जाके सुपर क्रिटिकल बन जाती है क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पे, और फिर ये इसमें वाटर या सरफेक्टेंट सॉल्यूशन डाला जाता है। तो इस तरह का मेथड भी ऑयल को निकालने के लिए यूज होता है। तो सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड क्या है और क्या यूज है इसके, बस दो बात आपको पता होनी चाहिए इसमें। और भी मैंने कई सारी बातें बताई हैं आपको प्रेशर के बारे में, तो वो भी याद होनी चाहिए। तो यही टॉपिक थे आज। एक देखो स्पीसीज है मैंग्रोव पिट्टा करके, मैंग्रोव पिट्टा, इसकी प्रोनाउंसिएशन पिट्टा या पित्ता कुछ और भी हो सकती है। तो ये क्या है बस आपको ये पता होना चाहिए। ये रिसेंटली न्यूज में था, इसकी बहुत सारी पॉपुलेशन मिली है उड़ीसा के जंगलों में, उड़ीसा के फॉरेस्ट में मिली है। ये एक बर्ड है, पक्षी है, पक्षी है ये मैंग्रोव पिट्टा। तो ये चिड़िया की तरह के साइज का होता है, चिड़िया होती है जो स्पैरो, उसके साइज का होता है कुछ मैंग्रोव पिट्टा। तो ये बर्ड है, याद रखना है बस। यही टॉपिक थे आज के।